नमस्कार, जस्ट ऑटो में आप सबका स्वागत है। जो हमारे पास डेल्फी ईसीएम है जो वर्जन 3.2 है। ये हमारे हुंडई के अंदर, संगयोंग और टाटा के अंदर भी आता है और ये ईसीएम हमारे मर्सिडीज़ के अंदर भी आता है। तो इस ईसीएम रीड करके वीडियो बनाने का रीज़न इस पर्पज़ पे है कि जो चीज़ हम रीड करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं केटेक की मदद से। केटेक की मदद से करेंगे, पर इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि ये हमें कहता है कि हमें जो है कुछ फ्रेम यूज़ करने के लिए कहता है। जो फ्रेम हमारे पास होती है तो हम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रेम जो होती है वो हमें अलग से परचेस करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ लोगों के पास फ्रेम होती नहीं है। तो आज का जो सेशन है मैं आपको इसी तरह से वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें बिना सॉकेट के इस ईसीएम को रीड कैसे करना है। इसी तरह से और भी सारे ईसीएम हैं जिन्हें हम कैसे रीड कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके वीडियो बना के आपको बताऊंगा, आप हमसे जुड़े रहिए। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि इस केटेक को हम जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हम केटेक चालू कर रहे हैं। तो केटेक जैसा ओपन होने के बाद केटेक यूएसबी से लैपटॉप से कनेक्ट होने के बाद इसको 12 वोल्ट का पावर सप्लाई भी लगता है, जो हम 12 वोल्ट सप्लाई हमने दे दिया है पावर का। अभी हमें जो है अपना केटेक जो है ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम ऑप्शन में जाने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे इसका हुंडई, जो डेल्फी में होगा 3.2 वर्जन। तो यहाँ पे हमारे आप देख सकते हैं कि 3.2 वर्जन है, जो MPC 5XX के ऑप्शन के अंदर डेल्फी 3.2 किया, सेंगयोंग एंड टाटा। नीचे लिखा हुआ है मर्सिडीज 3.2। मर्सिडीज के अंदर भी हम जाके रीड कर सकते हैं। ये ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिससे कोई मतलब नहीं होता कि इस गाड़ी में लगा हुआ है। आप इससे इसका जो सिलेक्शन, आप जो इसका जो कनेक्शन है प्रॉपर्ली देंगे तो आपका केटेक आपके ईसीएम को रीड कर लेगा। तो किस तरह से कनेक्शन लगाया जाता है, किस तरह से इसके कनेक्शन को ढूंढा जाता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि विदाउट सॉकेट हम कैसे जो है सोल्डरिंग करके डेटा निकाल सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है संगयोंग यहाँ पे और किया संगयोंग टाटा वाला ऑप्शन, और यहाँ से क्लिक करके हम ओके करते हैं। ये वाला हमारा ईसीएम है। अगर आप देख सकते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन के और ये जो आप मेरे हाथ में आप ईसीएम देख रहे हैं, इसके पूरे सिमेट्रिक जो डायग्राम है पूरा सेम सेम मिल रहा है। तो इसी तरह से हमें मैच करना पड़ता है हमारे ईसीएम्स को। और अभी हम जाते हैं, इसके पास दो ऑप्शन है, एक है फ्रेम का ऑप्शन और दूसरा है अडेप्टर। तो सबसे पहले अगर हम फ्रेम को देखें तो फ्रेम के अंदर इस तरह के कुछ फ्रेम बता रहा है, जो हम इस तरह के हमारे जो फ्रेम है इसको हम लगाने के लिए हमसे कह रहे हैं कि इस तरह के फ्रेम लगाओ। अदरवाइज हमारे पास फ्रेम ना हो तो हम क्या करें। तो इसी तरह हम जो है एडेप्टेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे ये कह रहा है कि कुछ इस तरह के जो केबल यूज़ करनी होती है। तो केबल यूज़ करना है हमें, और हमारे पास फ्रेम अवेलेबल ना हो तो हमें किस तरह से काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो केटेक का जो कनेक्शन है, यहाँ पे जो कनेक्शन लगाना है। अब हमारे पास तरह तरह के इसके अंदर जो है हमारे पास वायरिंग मिलती है, जो ये आपके रेनबो केबल्स बोले जाते हैं। ये केबल होती हैं जो आपके इसके ऑप्शन में लगती हैं। अगर ये हमारे पास ना हो तो हम रेनबो केबल को किस तरह से इस्तेमाल करें और कब कौन सा केबल इस्तेमाल करना है, किस ईसीएम के अंदर कौन सा केबल इस्तेमाल होगा, वो सारा कुछ आपके यहाँ पे केबल पे दिया हो। जिस तरह से आप यहाँ पे नंबर देखेंगे और वो केबल के नंबर के ऊपर लिखा होता है। जब भी हम इसकी सॉकेट खोलते हैं तो हर केबल के ऊपर उसका नंबर लिखा होता है। तो अगर हमें केबल का नंबर मिट गया है, गायब हो गया है, नहीं पता चल पा रहा, तो हम यहाँ से जो नंबर पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह से केबल का फोटो नज़र आ जाएगा। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये फोटो नज़र आ रही है, ये हमारे मास्टर केबल की फ़ोटो होती है। हमने जब सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें जो मास्टर केबल के जो ऑप्शंस इसमें मिले हुए हैं, इसको हम कनेक्शन लगाने की कोशिश इसमें कनेक्शन लगा देते हैं जो मास्टर केबल की बता रहे हैं। कनेक्शन लगाने के बाद, कनेक्शन लगाते समय या कनेक्शन लगाने के बाद अब एनालाइज वापस से इसको कंफर्मेशन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कनेक्शन रॉन्ग होने से हमारा कहीं इससे में दिक्कत ना आ जाए या किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो कनेक्शन को लगाने के बाद एक बार रिकन्फर्म वापस कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है इसने जो सॉकेट में केबल लगाने की बात की वो हमने लगा दिया हुआ है। अब हमारे पास सॉकेट तो है नहीं, तो सॉकेट नहीं है तो हम जो है कनेक्शन कुछ इस्तेमाल करेंगे। जो हम रेनबो केबल के कनेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं वो हम अपने स्टूडेंट्स को उनको प्रोवाइड करवाते हैं कि भाई कौन सा ईसीएम है जिसके पास आपके पास सॉकेट ना हो तो उसके कौन से कनेक्शन आपको किस में लगाने होंगे। वो सारी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट को यहाँ पे पूरी बाकायदा बताते भी हैं, समझाते भी हैं कि किस तरह से लगाई जाती है।
तो वो सारे कनेक्शन में यहाँ पे लगाने के बाद आपको मैं रीड राइट करके इस को दिखाता हूँ। इस तरह के रेनबो जो केबल होती हैं उनके जो ये यहाँ से स्टार्ट होती है आपके राइट साइड से जो स्टार्ट होगी, अब इस पिन को देख सकते हैं, पिन का जो ये जो कट लगा हुआ है इसके जो आपके राइट साइड से जो स्टार्ट होगा वो 1 नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 1 नंबर से जो स्टार्ट होगा मैं आपको इसी तरह से इसमें 1 बाय 1 लगा के दिखा देता हूँ। अब ये पोर्शन है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले मैं आपको स्क्रीन का दिखा दूं कि जो पोर्शन है ये ईसीएम का ये वाला पार्ट है जो यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एमसीयू के जस्ट जो है इस साइड में आपको ये ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे लगाने होते हैं। अब हमारे पास जो कनेक्शन फ्रेम ना हो तो हम इसको इस तरह से शोल्डिंग करेंगे। तो ये सारे कनेक्शन हमारे लग गए हैं, तो एक बार मैं रिकन्फर्म कर लेता हूँ। तो सारे कनेक्शन लग गए हैं प्रॉपरली, और इसको जो है अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं आपस में दूसरे से टच तो नहीं हो रहे हैं या कहीं शोल्डिंग इसकी कहीं दूसरी जगह पे लग तो नहीं गई है जिसकी वजह से हमारा कोई दिक्कत आ जाए। तो बाकी सारी चीज़ें हमने लगाने के बाद इस केबल को भी हम अपने केटेक में कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन लगने के बाद पावर ऑन हो जाता है। तो हमने जो है कनेक्शन लगा लिया हुआ है। यहाँ पे कनेक्शन लगाने के बाद अब हम यहाँ से करेंगे ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की थी यहाँ पे ऑप्शन बता रहा है कि हमने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो इसका एमसीयू है, जो मेन आईसी है उसकी माइक्रो है MPC 563 हो सकती है या 564 भी हो सकती है। जो फ्लैश के नंबर वो भी दो तरह के हो सकते हैं, तो AM29 से स्टार्ट भी हो सकता है या S29 से भी स्टार्ट हो सकता है। और इसके अंदर जो EEPROM आती है वो 95320 करके ये EEPROM आती है। ये 3 आईसियाँ होती है जिनके अंदर पूरे गाड़ी के डेटा होते हैं। तो इन्हीं डेटा को हम रीड करते हैं और इसी डेटा को हम अगर किसी गाड़ी का ईसीएम खराब होने की वजह से कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें इसके डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रीड का। पहले हम सबसे पहले यहाँ से रीड करके देख लेते हैं कि ये रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कनेक्शन में कहीं गलती होगी तो कम्युनिकेशन की एरर आ जाएगी, पावर में कहीं गलती होगी तो कम्युनिकेशन की एरर आ जाएगी। रीड करते समय या राइट करते समय कभी केटेक से लाइट चली जाए या किसी तरह की और डीएक्टिविटी हो जाए तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस से उसको रिकवर कर सकते हैं। लाइट चली गई, लैपटॉप बंद हो गया, किसी तरह की और प्रॉब्लम हो जाती है तो आप वापस रीड कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन बता रहा है कि इश्यू नॉट आइडेंटिफाई। इश्यू नॉट आइडेंटिफाई का मतलब ये हुआ कि ये प्रोटोकॉल को कम्युनिकेट नहीं कर पाया है, ये हमसे एनालाइज करवा रहा है, वापस से पूछ रहा है कि बताइए कि आपका इसमें से कौन सा इश्यू है। तो हम जो सिलेक्ट करके आए हुए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ था डेल्फी 3.2, जो हमने किया, सैंगयोंग और टाटा सेलेक्ट किया हुआ था। तो वापस हम इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से बैकअप लेते हैं। और यहाँ पे जो केटेक कह रहा है, वार्निंग दे रहा है, ये कह रहा है रिकॉग्नाइज ऑफ द इश्यू बता रहा है। तो ऑप्शन ठीक है, हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो रीड करने वक्त आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है सिस्टम से रीड होना शुरू हो गया है। तो कनेक्शन और सिलेक्शन आपका सही होगा तो आप प्रॉपर तरीके से आप अपने ईसीएम का डेटा ले सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे जो फील्ड में हमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जिस तरह से कभी कभी किसी को ईसीएम खोलने में कोई स्क्रू ड्राइवर लग जाता है या क्रैक हो जाता है बोर्ड, तो उसके डेटा कैसे रिकवर करना होता है वो भी सारी चीज़ें हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है डेटा, या किस तरह से अगर टूट गया है तो उसको किस तरह से हम रिकवर करें उसका डेटा किसी दूसरे ईसीएम में डालने के लिए। वो सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा डेटा है वो अभी तक एमसीयू का ले रहा है, रीड कर रहा है। एमसीयू रीड होने के बाद ये उसके बाद फ्लैश का डेटा रीड करेगा। फ्लैश का डेटा रीड होने के बाद ये वापस से जो है आपके EEPROM का डेटा रीड करेगा। ये तीनों आईसीयू के डेटा को 1 बाय 1 रीड करके अपने पास रखेगा। तो जो हमारा डेटा रीड हो चुका है, अभी रीड हो रहा है आपका EEPROM रीड होने के बाद सीधा पेज खुलता है। तो पेज जो खुलता है उसके अंदर आप अपनी तरफ से ऐसा फोल्डर बनाएं जो आपको याद रहे। और कभी भी इस तरह के जो नाम लिखे जाते हैं, कभी कोई कस्टमर का नाम लिख देता है या कभी कोई गाड़ी का नाम लिख देता है, तो उसी तरह से आप मिसमैनेजमेंट करके आप अपनी फाइलों को ना बनाएं तो प्रॉपरली गाड़ी के नाम से, उसका जो मॉडल है उसके नाम से, वो किस ईयर की है उसके नाम से आप बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फोल्डर खुला हुआ है, मैं इसको जो है अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना के मैं रखना चाहता हूँ। तो डेस्कटॉप बनाने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप के ऊपर नाम लिख देना है कि केटेक का जो केटेक के फोल्डर के अंदर केटेक की ही फाइल रखें।
यहाँ पे हम लिख देते हैं किया डेल्फी 3.2। कोई अगर आपको पता है कि गाड़ी का मॉडल क्या है, 2012, 13, 14, 15 जो भी हो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2015, 14 लिख दिया हमने। तो 2014 का ये हमारा डेटा था, हमने यहाँ से इसको कर लिया सेव। सेव करने के बाद ये हमारा हमसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू फाइल सेपरेटली। अब जो हमारा जो डेटा था पूरा सिस्टम का, जिसमें MCU, फ्लैश और EEPROM तीनों का जो डेटा था ये हमारा सेव हो चुका है। पर ये हमसे एक बार और पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव फाइल द सेपरेटली, यानी आप इस डेटा को जो है अलग अलग सेव करना चाहते हो। तो अलग अलग से रिलेटेड ये है कि आपका MCU जो होगा, मेन IC का जो डेटा होगा वो अलग कर देगा, जो फ्लैश का डेटा होगा उसको ये अलग कर देगा, EEPROM का डेटा ये अलग कर देगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ तो ये हमारी जो फाइलें अलग अलग हो जाएगी और हमारे यहाँ पे जो सक्सेसफुली हो चुका है। राइट करते समय हमें यहाँ राइट करना है, तो जो यहाँ पे जो फोल्डर हमारा खुला है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे जो लिखा हुआ है EPR, यहाँ पे लिखा है FLH, और ये जो तीसरी फाइल जो बनी है ये MPC की फाइल बनी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो माइक्रो है MPC जो बना हुआ है, ये फाइल हमारी मेन IC के जिसे हम MCU बोलते हैं। दूसरा यहाँ FLH, तीसरा यहाँ पे EPR लिखा है। जो हमारी ये जो फाइल बनी हुई है ये हमारी कंबाइंड फाइल है, जो सारी फाइलों के एक साथ कंबाइन होती है, वो इसकी फाइल है। कभी भी हम जब सेलेक्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें कर देना ओपन। जिस तरह से ये ECM को सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद ही ये ECM के अंदर डेटा डालेगा। और इसी तरह से जो फाइलें हमारी राइट होगी, सबसे पहले ये फाइलें हम देख लेते हैं, राइट हो रही है कम्प्लीटली। अब ये ECM को इसने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई का मतलब ECM से कम्युनिकेट कर लिया। अब इसके अंदर ये डेटा राइट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारी ब्लू लाइन है इसमें से डेटा हमारा रिमूव हो रहा है, और जो रेड लाइन है वो हमारा डेटा इसके ऊपर ओवर राइट हो रहा है। तो जिस तरह से कभी हम मोस्ट ऑफली ये ना समझे कि ECM से जो डेटा लेते हैं ECM ब्लैंक हो जाएगा। ECM आपका कभी ब्लैंक नहीं होगा, सिर्फ ECM से ये डेटा को कॉपी करता है। राइट करते समय ये डेटा को क्या करेगा, जो अंदर उसके डेटा पड़ा है उसको सबसे पहले रिमूव करेगा और दूसरी फाइल अपनी उसके अंदर ओवर राइट करता है। तो सबसे पहले MCU का डेटा राइट हो चुका है, उसके बाद अब ये फ्लैश का डेटा राइट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लैश का डेटा है वो ओवरराइड हो चुका है। अब EEPROM आप देख सकते हैं, इसके अंदर EEPROM कभी भी ओवरराइड नहीं होता। EEPROM के अंदर जो डेटा होता है वही डेटा ओवरराइड होता है। अभी ये डेटा जो हमारा हो चुका है राइट सक्सेसफुली, अभी यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा कंप्लीटली। आप देख सकते हैं यहाँ कि राइट सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब इसके अंदर क्या है कि राइट तो हमारा पूरा डेटा कंप्लीट हो चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे लिए कि जो सिंगल फाइल जो इसने सेव करवाई है, तो पर सिंगल फाइल इसने क्यों सेव करवाई, इसका रीज़न तो कुछ होगा। अगर अदरवाइज रीज़न ना होता तो ये सिंगल फाइल को क्यों सेव करता है, इसके क्या रीज़न है, क्या क्यों सेव किया हुआ, ये सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं कि ये सिंगल फाइल क्यों, किस लिए, इसकी क्या वजह है सिंगल फाइल सेव करने के लिए। तो इसी तरह के आपको टेक्निकल वीडियो आपको हम देते रहेंगे आगे वाले वीडियो में। फिर हम आपको बताएंगे कि ये सिंगल फाइल क्यों, किस लिए इस्तेमाल की जाती है और कब इस्तेमाल की जाती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ें, कनेक्शन केटेक के साथ जितनी भी सारी केबलें आती हैं, कनेक्शंस आते हैं, कब कौन से कनेक्शन कब लगाने हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देते हैं केटेक की मदद से कि कब कौन सा सिस्टम हमें लगाना है। तो इसी तरह की और भी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप सब दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।